नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल राघव क्लासेज में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ RT 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसे आज हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बारे में जो पूरे 7 अध्याय और 38 धारा हैं, उनका विस्तृत उल्लेख पढ़ेंगे आज हम इस पूरी क्लास में। और ये मेरी पहल है हमारे YouTube चैनल राघव क्लासेज की ओर से कि आपको रीट 2020 के लिए तैयार किया जाए, आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इस जो ये वीडियो है इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। RT 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। RT 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई थी। स्वतंत्रता से पहले दोस्तों 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले और 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई। 1910 में तो गोपाल कृष्ण गोखले ने और 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की कल्पना की गई। उसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1967, 1986, 1988 और 1992 के अंतर्गत भी शिक्षा के इस अधिकार की कल्पना की गई, परंतु व्यवहारिक रूप से इसे लागू नहीं किया जा सका। यानी जो RT था इसके बारे में कि इसे लागू तो करने की बात सोची गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप से लागू नहीं किया गया। उसके बाद में 4 जुलाई 2009 को राज्यसभा द्वारा इस शिक्षा के अधिकार के कानून को पारित कर दिया गया तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा इस कानून को पारित कर दिया गया। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4 जुलाई 2009 को तो इस कानून को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा इस कानून को पारित कर दिया गया। उसके बाद में 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा इसे पारित कर दिया गया। उस समय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। जब इस कानून को पारित कर दिया गया तो उस समय जो राष्ट्रपति थी वो महामहिम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और 27 अगस्त 2009 को RTE की उद्घोषणा की गई और 1 अप्रैल 2011 को जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में RTE को लागू कर दिया गया। 26 अगस्त 2009 को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया, 27 अगस्त 2009 को RTE की उद्घोषणा की गई और 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। इसे लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश बना। यदि पहले देश की बात करें तो पहले देश थे परसा तथा जॉर्डन। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा का अधिकार लागू सबसे पहले किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, RTE 2009 में 7 तो अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। इन 7 अध्याय और 38 धाराओं का हम पूर्ण रूप से यानी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहला अध्याय है उसे कहते हैं प्रारंभिक अध्याय। प्रारंभिक अध्याय में 2 धाराएं आती हैं दोस्तों। पहली धारा है धारा 1, जिसमें धारा 1 में नाम दिया गया है कि कौन सा कानून है, तो इसका नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। इसी की ही उपधारा है धारा 1 की। इसका विस्तार है संपूर्ण भारत में। इसे कब लागू किया गया? अब 1 अप्रैल 2010 को। आगे धारा 2 में दोस्तों उपधाराओं का उल्लेख है। कौन कौन सी उपधाराएं? कैसे लेकर के मैं तक की धाराएं। पहली है उपधाराएं अभावग्रस्त बालकों की शिक्षा। अब अभावग्रस्त बालक कौन कौन से थे? वे बालक जो APL और BPL में आते हैं उनको अभावग्रस्त बालक माना गया है। अगला है पिछड़े बालकों की शिक्षा का उल्लेख है, यानी जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं उनको भी मुफ्त शिक्षा दी जाए। बालक से क्या आशा है? बालक से आशा है कि वे बालक जो 6 से 14 वर्ष के हैं उनको मुफ्त रूप से शिक्षा दी जाए। यदि कोई बालक दिव्यांग है या फिर विकलांग है तो उसे 6 से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और प्रारंभिक शिक्षा मतलब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त रूप से दी जाएगी। इसमें अगला है विद्यालय के प्रकार। कौन कौन से विद्यालयों में ये कानून लागू होगा? सरकारी, निजी, अनुमोदित और खास श्रेणी के विद्यालयों में ये कानून लागू होगा। उसके बाद में अगली धारा पर चलते हैं दोस्तों। जो अगली धारा है उसके बाद में आता है अध्याय 2
अध्याय 2 का नाम है बालक का शिक्षा का अधिकार। बालक का शिक्षा का अधिकार अध्याय 2 का नाम है। इसमें 3 धाराएं आती हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं? धारा 3 का नाम है बालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। धारा 4 आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, यानी बालक की जितनी आयु है उसकी आयु के अनुसार ही बालक को कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। धारा 5 टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करना। यदि कोई बालक विद्यालय में टीसी मांगता है तो कोई भी जो विद्यालय का जो मालिक है या संस्थापक है या फिर प्रधानाचार्य है वो उसे टीसी देने से इनकार नहीं कर सकता, उसे टीसी मांगने पर टीसी प्रदान करनी होगी। उसके बाद में आता है दोस्तों अध्याय 3। अध्याय 3 में आता है स्थानीय जो सरकार है, स्थानीय अधिकारी हैं और जो माता पिता हैं उनके क्या कर्तव्य हैं, उनका उल्लेख है धारा 3 में। तो अध्याय 3 में। तो उसके बाद में चलते हैं अध्याय 3 में आता है धारा 6। धारा 6 के अंतर्गत है नवीन विद्यालयों की स्थापना। धारा 6 में उल्लेख है कि नवीन विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो धारा 6 के अंतर्गत जब ये कानून लागू हुआ था तो सरकार को आदेश था कि 3 वर्षों में प्रत्येक 1 किलोमीटर में तो प्राथमिक स्तर का विद्यालय बनेगा और प्रत्येक 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय बनेगा। यानी प्रत्येक 1 किलोमीटर में तो प्राथमिक स्तर का विद्यालय बनना चाहिए और प्रत्येक 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यालय बनना चाहिए और हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। उसके बाद में आता है दोस्तों वित्तीय प्रबंधन, यानी जो ये धारा चालू होगी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाएगा उसका जो पैसा है वो किस प्रकार से आएगा, उसका उल्लेख धारा 7 में है। तो धारा 7 के अंतर्गत क्या आता है कि जो संचालित विद्यालय होंगे उनका वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के करेंगी। इसका पहले जब ये कानून लागू हुआ था तो इसका अनुपात था 65:35 था और यदि पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 का था और इसके जो नवीन अनुपात की बात की जाए तो इसका नवीन आदर्श अनुपात है वो है 68:32। दोबारा से ध्यान दें, इसका जो वित्तीय प्रबंधन है वो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। इसका वित्तीय अनुपात है वो 65:35 है। पूर्वोत्तर राज्यों में यह अनुपात 90:10 है तथा नवीन आदर्श अनुपात है वो है 68:32। अगली धारा की ओर चलते हैं दोस्तों। सरकार के कर्तव्य धारा 8 में बताया गया है कि सरकार के क्या कर्तव्य हैं। तो धारा 8 के अंतर्गत कहा गया है कि केंद्र एवं राज्य में संचालित सरकार यानी केंद्र और राज्य में जो सरकारें हैं वो शैक्षणिक गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगी। उसके बाद में आता है धारा 9। धारा 9 में आता है स्थानीय अधिकारी के कर्तव्य। स्थानीय अधिकारी के क्या कर्तव्य हैं? तो धारा 9 में कहा गया है कि धारा 9 के तहत केंद्र तथा राज्य की योजनाओं को स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए इन अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो कौन कौन से अधिकारी होंगे स्थानीय स्तर पर? तो दोस्तों जिला स्तर पर होगा सीडीईओ। सीडीओ मतलब मुख्य जिला चिकित्सा शिक्षा अधिकारी, सीडीईओ। और ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर कह सकते हैं तो मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी। और पंचायत स्तर पर पीईओ, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जो एक प्रिंसिपल ओहदे तक का आदमी होता है। और प्रत्येक विद्यालय स्तर पर एक प्रधानाचार्य की नियुक्ति की जाएगी। एक बार दोबारा देख लें, जिला स्तर पर डीओ की नियुक्ति होगी, पंचायत ब्लॉक स्तर पर बीओ की नियुक्ति होगी और पंचायत स्तर पर पीओ की नियुक्ति होगी और विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में आती है दोस्तों अगली धारा 10। धारा 10 है दोस्तों माता पिता के कर्तव्य। क्या है माता पिता के कर्तव्य? तो धारा 10 के अंतर्गत माता पिता के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 10 में के अंतर्गत सभी माता पिता अपने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण करवाएंगे। उसके बाद में आती है दोस्तों धारा 11। धारा 11 में है 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा। धारा 11 में कक्षा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा कैसे पूर्ति होगी यानी कैसे दी जाएगी? तो धारा 11 में 3 से 6 वर्ष के बालकों की शिक्षा आंगनबाड़ी के माध्यम से पूरी की जाएगी। यानी 6 से 3 वर्ष के बालकों का प्रवेश विद्यालय में तो नहीं हो सकता, लेकिन उनको आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा और वहां पर उनको उचित पोषक पदार्थ प्रदान किए जाएंगे
और उनकी शिक्षा भी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराई जाएगी। उसके बाद में आता है दोस्तों अध्याय 4। अध्याय 4 में बताया है विद्यालय के शिक्षक की कार्य, कर्तव्य एवं अधिकार। जो विद्यालय में शिक्षक होता है उसकी क्या कर्तव्य हैं और क्या कार्य हैं। तो उसके बाद अध्याय 4 में आती है धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत कि कक्षा में 25% पदों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय है वो अपनी प्रारंभिक कक्षा के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके 25% विद्यार्थियों को कक्षा में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा वार्ड के अनुसार। धारा 13 है प्रवेश शुल्क ना लेना। धारा 13 में बताया गया है कि किसी भी बालक से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा और यदि प्रवेश शुल्क ले लिया तो उस शुल्क का 10 गुना जुर्माना अदा करना होगा प्रवेश शुल्क लेने पर। उसके बाद में है धारा 14 में आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया है कि यदि किसी बालक के पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसे प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता यदि वो 3 प्रारूप अपने साथ लाए। उसके अभिभावक हैं, कौन कौन से प्रारूप हैं दोस्तों, वो उसके माता पिता लिखित रूप में दे दें कि हमारा बालक की जन्म तिथि यह है और इसकी वर्तमान उम्र यह है, यानी माता पिता का शपथ पत्र आयु प्रमाण पत्र के रूप में मान्य होगा। आंगनवाड़ी यदि प्रमाण पत्र प्रदान कर दे कि ये बालक इतने वर्ष का है और इसकी जन्म तिथि ये है तो वो मान्य होगा। और है अस्पताल की पर्ची। जिस अस्पताल में बालक का जन्म हुआ है उस अस्पताल की पर्ची से भी बालक का यानी बालक का विद्यालय में प्रवेश हो सकता है। तो ये काफी मुख्य जो महत्वपूर्ण धारा कह सकते हैं धारा 14 को। उसके बाद में आती है दोस्तों धारा 15। धारा 15 है दोस्तों प्रवेश तिथि का विस्तार। प्रवेश तिथि का विस्तार से अर्थ क्या है, जब विद्यालय प्रारंभ होता है, सत्र प्रारंभ होता है विद्यालय में, तो उस समय सभी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव रखा जाता है, विद्यार्थियों का प्रवेश दिया जाता है विद्यालय में। यदि उस समय यदि कोई विद्यार्थी प्रवेश लेने से चूक जाता है या फिर प्रवेश नहीं ले पाता है तो उसे 6 माह के भीतर भी प्रवेश दिया जा सकता है, यानी प्रवेशोत्सव के 6 माह के बाद भी उसे प्रवेश दिया जा सकता है और वो उसी कक्षा में होगा जिस कक्षा में उसे प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में आती है धारा 16। धारा 16 में है कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। यानी जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र मिलता है इसका अर्थ है यानी 1 से 8वीं तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। और उसके बाद में है शारीरिक व मानसिक दंड ना देना। तो शारीरिक व मानसिक दंड ना देना यानी किसी भी बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। धारा 19 विद्यालय की मान्यता। हर विद्यालय है वो सरकार या राज्य सरकार द्वारा यानी प्रमाणीकृत होना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, यानी बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय को संचालित नहीं कर सकता है। धारा 19 विद्यालय के मान एवं मानक। ये काफी इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों। यह है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में यानी हर प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य होगा, यानी हर सप्ताह में 45 घंटे शिक्षण कार्य कराया जाएगा। अभी शिक्षण कार्य 45 घंटे है, कुछ घर पर जो शिक्षक हैं उनको तैयारी करके आनी होंगी कि आज हमको क्या पढ़ाना है, तो उसकी जो रूपरेखा बनानी है उसे उस तैयारी को जोड़ करके इसे एक सप्ताह में 45 घंटे माना गया है, यानी एक सप्ताह में कुल 45 घंटे शिक्षक को पढ़ाना होगा। एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष में शिक्षक घंटे अध्ययन यानी एक प्राथमिक विद्यालय में एक वर्ष में कितने घंटे शिक्षण कार्य कराया जाएगा, तो वो है 800 घंटे या 200 दिन। यानी एक प्राथमिक विद्यालय वर्ष भर में 800 घंटे चलेगा या फिर 200 दिन पूर्ण रूप से चलेगा। यदि उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात की जाए तो उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक सप्ताह में शिक्षण घंटे होगा वो 48 घंटे होगा। यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक को एक सप्ताह में 48 घंटे शिक्षण कार्य कराना पड़ेगा। और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय एक वर्ष में 1000 घंटे और 220 दिन चलता है। उसके बाद में आता है धारा 20। धारा 20 है दोस्तों अनुसूची में केंद्र द्वारा परिवर्तन। यदि इस जो कानून है इसमें यदि कोई परिवर्तन करना हो तो केंद्र सरकार इस कानून में परिवर्तन कर सकती है। उसके बाद में आती है धारा 21। धारा 21 है दोस्तों वो है विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमिटी।
तो धारा 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय का संचालन करने के लिए एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यों की संख्या होगी दोस्तों 16। जो विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं दोस्तों, वो हैं उनकी संख्या, यानी वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है साधारण समिति और एक होती है कार्यकारी समिति। और साधारण समिति में जितने भी शिक्षक, जितने भी इस विद्यालय में छात्र पढ़ते हैं, उन सबके अभिभावक उसमें क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे साधारण समिति के। और प्रत्येक वर्ष में साधारण समिति की 3 बैठकें होती हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष में साधारण समिति की 3 बैठकें होती हैं। जो हर बैठक है वो 3 माह में अमावस्या के दिन होती है। प्रत्येक 3 माह के बाद में अमावस्या के दिन और साधारण समिति की बैठक होती है। दूसरी जो समिति है दोस्तों वो है कार्यकारी समिति, और कार्यकारी समिति की सदस्य संख्या है वो 16 होती है। और इस कार्यकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है विद्यालय विकास योजना का क्रियान्वयन करना। और इस जो कार्यकारी समिति होती है इसकी प्रत्येक बैठक हर माह होती है, यानी हर माह में इसकी एक बैठक होना अनिवार्य है। और प्रत्येक इसकी जो पूरे वर्ष भर की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष भर में इसकी 11 बैठकें होती हैं। और मुख्य बात यह है दोस्तों कि कार्यकारी समिति में 50% महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि कोई बैठक होती है कार्यकारी समिति की तो उससे बैठक से 4 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। और यदि ज़्यादा कोई इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति है तो उसमें 2 दिन पूर्व सूचना देकर भी बैठक बुलाई जा सकती है। जो ये विद्यालय प्रबंधन समिति हैं, इनकी बैठकों में 33% सदस्यों का होना अनिवार्य है। यदि 33% सदस्य नहीं हैं तो जो निर्णय लिया गया है उसे मान्य नहीं किया जाएगा। और जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। और इसमें शिक्षक और अभिभावक के अनुपात की बात करें तो अभिभावक होते हैं इसमें 75% और शिक्षक होते हैं 25%। ये थी मुख्य धारा दोस्तों, धारा 21 विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में। उसके बाद में है धारा 22। धारा 22 है विद्यालय विकास योजना का निर्माण। तो दोस्तों विद्यालय विकास योजना का निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति की जो साधारण समिति थी, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो साधारण समिति थी, उसके द्वारा विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाता है। उसके बाद में आती है दोस्तों धारा 23। धारा 23 में आता है शिक्षक की योग्यता एवं शर्तें। शिक्षक की क्या योग्यताएं हैं एवं क्या शर्तें हैं, वो आती है धारा 23 में। उसके बाद में आती है धारा 24। धारा 24 है शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के क्या कर्तव्य हैं उनका उल्लेख धारा 24 में बताया गया है। उसके बाद में आती है दोस्तों धारा 25। धारा 25 है शिक्षक छात्र अनुपात। विद्यालय में शिक्षक और छात्रों का क्या अनुपात होना चाहिए, तो उसका अध्ययन हम 2 प्रकार से करेंगे दोस्तों। पहला है छात्रों की संख्या के आधार पर। तो छात्रों की संख्या के आधार पर दोस्तों कि 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होगा, यानी यदि कक्षा में 30 छात्र हैं तो 1 शिक्षक अनिवार्य है। यदि छात्र 31 से लेकर 60 तक हैं तो 2 शिक्षक होंगे। यदि 61 से लेकर 90 तक हैं तो 3 शिक्षक होंगे। यदि 91 से लेकर के 120 तक हैं तो 4 शिक्षक होंगे। यदि विद्यालय में छात्रों की संख्या 121 से लेकर 200 तक है तो उस विद्यालय में 4 तो शिक्षक होंगे और 1 HM होगा। तो उसमें शिक्षकों की कुल संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5। अगले जो इसका दूसरी तरीके से अध्ययन किया जाता था वो आता है दोस्तों विद्यालय स्तर के अनुसार। तो दोस्तों विद्यालय स्तर के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 30 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता है। कक्षा 1 से 8 तक के यानी उच्च प्राथमिक विद्यालय में 1 यानी 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय में 35 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक होता है। और ऐसे जो पूर्व में चलता था 1 से लेकर 5वीं तक का एक अभियान, उसमें 40 छात्रों पर 1 विद्यार्थी होता था। और उसके बाद में था एक रमसा चलता था कक्षा 9 से लेकर 12 तक, उसमें भी यही अनुपात चलता था, यानी 40 विद्यार्थियों पर 1 शिक्षक। और इन दोनों का मिला दिया गया है, उसे कर दिया गया है रमसा और ऐसे को मिला करके
समसा कर दिया गया है और इसमें भी शिक्षकों का अनुपात है वो भी 1:40 रखा गया, यानी 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होगा। और स्वामी विवेकानंद स्कूल में, जो स्वामी विवेकानंद स्कूल चलता है उनमें है 4, यानी वो ही 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और आदर्श अनुपात है वो है यानी 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति। तो दोस्तों ये भी काफी रोचक धारा थी, धारा 25 शिक्षक और छात्र अनुपात के बारे में। चलते हैं दोस्तों आगे की धारा के बारे में। तो आगे चलने से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसे बनाने में काफ़ी मेहनत की गई है और मुझे आपसे पूर्ण रूप से आशा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, अपने मित्रों को भी इस बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं धारा 26 की ओर। धारा 26 में दोस्तों रिक्त पदों को भरना, धारा 26 में रिक्त पदों को भरने की बात कही गई है। जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। धारा 27 है गैर शैक्षणिक कार्य हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी, यानी जो जो कार्य शैक्षणिक कार्यों से अलग हैं उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती। किंतु जो चुनाव वाले कार्य होते हैं, जनगणना वाले कार्य होते हैं, आपातकालीन कार्य होते हैं, राष्ट्रीय कार्य होते हैं, उनमें शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में आता है धारा 28। धारा 28 है दोस्तों प्राइवेट ट्यूशन पर रोक, कोई भी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है। उसके बाद में आता है दोस्तों अध्याय नंबर 5। 4 अध्याय पढ़ चुके थे, अब आया है अध्याय नंबर 5। अध्याय नंबर 5 है प्रारंभिक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम। प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। अध्याय 5 में आती है धारा 29। धारा 29 में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण सरकार को करना पड़ेगा और सतत एवं समग्र मूल्यांकन, मतलब जो परीक्षा लेने का कार्य है वो भी सरकार को करना होगा। तो दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण है वो SIERT द्वारा किया जाता है। SIERT जो संस्था है जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी RC मल्होत्रा द्वारा, यानी RC मल्होत्रा ने इस समिति का गठन किया था। SIERT जो राजस्थान में उदयपुर में है और ये है वो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करने का कार्य करती है। अगला है दोस्तों धारा 30 है प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रमाण पत्र प्रदान करना मतलब बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करना या फिर मार्कशीट प्रदान करना। जैसा कि अभी अपने धारा 29 में देखा कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा सतत एवं समग्र मूल्यांकन करना। तो सतत और समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना। तो निर्णय देने के बाद में बालक को जो मार्कशीट प्रदान की जाती है वो उसका उल्लेख है धारा 30 में। उसके बाद में आता है दोस्तों अध्याय 6। अध्याय 6 है शिक्षा के अधिकार का संरक्षण। शिक्षा के अधिकार का संरक्षण के बारे में बताया गया है अध्याय 6 में। और अध्याय 6 में आती हैं ये धाराएं मुख्य रूप से धारा 31 बालक के शिक्षा के अधिकार की मॉनिटरिंग करना। धारा 32 में आता है बालकों की शिकायतों का निवारण करना। धारा 33 में आता है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना। धारा 34 में आती है राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना। उसके बाद में आता है दोस्तों अध्याय 7 प्रकीर्णन और विस्तार। प्रकीर्णन और विस्तार का अर्थ है दोस्तों कि ये जो कानून बनाया है इसका विस्तार संपूर्ण भारत में हो या फिर हर प्रत्येक राज्य में इसका अच्छे तरीके से पालन की जाए। तो इसमें आती है दोस्तों धारा 35। धारा 35 में कहा गया कि शैक्षणिक योजना का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा की जाए, यानी जो स्कूलों में क्या मैटर पढ़ाना है, कौन कौन सी योजनाओं का निर्माण करना है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट धारा है कि शैक्षणिक योजनाओं का निर्माण कौन करता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा केंद्र सरकार। तो धारा 35 है शैक्षणिक योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। धारा 36 है दोस्तों दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की नियुक्ति लेना। यदि किसी बालक को दंड दिया जाता है तो उससे पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। धारा 37 दंड के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत न करना। धारा 38 राज्य द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन करना, यानी केंद्र सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा करने के लिए जो योजनाएं दी हैं उनका राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों 7 अध्यायों के बारे में हमने अध्ययन किया और सभी धाराओं 38 धाराओं के बारे में मैंने आपको बताया। और एक और जो मुख्य रूप से लाइन है कि RT 2009 जो राजस्थान में लागू हुआ वो 35 एवं 38 के तहत 29 मार्च 2011 को इसे राजस्थान में लागू किया गया।
और राजस्थान में जो ये लागू किया गया इसमें 10 तो अध्याय हैं और 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा ये जो छोटा सा टॉपिक आपको बताया गया है ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी इसे पढ़ सकें, उनका भी थोड़ा बहुत वो समझ सकें, जो हमने मेहनत की है वो भी सार्थक हो सके, हम प्रोत्साहित हो सकें, ताकि हम आपको समय समय पर ऐसी वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।